अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 12 यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है जिसमें वाई इवेल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्यूएट क्यों किया जाता है। सबसे पहली रीज़न जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने की वो ये है कि हमारे पास मार्केट डाटा नहीं होता, तो हम अकाउंटिंग डाटा या हमारी बुक्स में डाटा है उसे देख के कोई डिसीजन करते हैं। आगे बताया गया इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग एंड मार्केट डाटा वुड बी प्रेफर्ड, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई तजाद आ रहा है या कोई फ़र्क आ रहा है मार्केट डाटा में और अकाउंटिंग डाटा में, तो जो मार्केट डाटा है उसको प्रेफर किया जाएगा, अकाउंटिंग डाटा को प्रेफर नहीं किया जाएगा। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। आगे चलते हैं, वाई इवेल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्यूएट क्यों किया जाता है। अब इसमें आगे बताया गया है कि इवेल्यूएट किया जाता है, लेकिन कौन कौन करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि इवेल्यूएट क्यों किया जाता है। उसमें बताया गया कि जी रेशियो निकालते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन वो कौन निकालते हैं इसको उधर जाकर देखें। सबसे पहले इंटरनल यूजेस। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो उससे हमें परफॉर्मेंस इवेल्यूशन पता लगेगा कि हमारी कंपनी ने कितना परफॉर्म किया है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या रहे हैं, इक्विटीज़ पे कितना रिटर्न आया है, या डिफरेंट डिवीजन्स बने होते हैं कंपनीज़ में, तो उन्हें कंपेयर किया जाता है कि किस डिवीज़न ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, किसकी लो परफॉर्मेंस रही है, या फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है, या बजटिंग वगैरह। ये सब इंटरनल यूजेस में आता है। उसके आगे है एक्सटर्नल यूजेस। एक्सटर्नल यूजेस में कौन होता है, कस्टमर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नलिटीज़ में आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। अब कस्टमर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करते हैं देखने के लिए कि इनमें क्रेडिट पे करने की एबिलिटी है, कि ये हमें हमारा लोन वापस कर सकती है या नहीं। और उसके अलावा सप्लायर्स इसलिए देते हैं क्योंकि सप्लायर्स के साथ भी जो है वो क्रेडिट पे ही परचेजिंग की जाती है, उन्हें पेमेंट बाद में की जाती है, तो वो भी देखते हैं कि क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि इस काबिल हैं कि इन्हें क्रेडिट दिया जाए या लोन दिया जाए या उधार दिया जाए, ताकि ये बाद में हमें पे कर दें। उसके बाद हैं एक्सटर्नल यूजेस। एक्सटर्नल यूजेस में कस्टमर्स और सप्लायर्स के अलावा दो और आते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या होता है, मार्केट में वो लोग होते हैं जो सेम हमारे जैसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि इस कंपनी ने या हमारे कंपटीटर ने कितना परफॉर्म किया है। उसके बाद है एक्विजिशन ऑफ न्यू फर्म्स, या कोई कंपनी जो है वो न्यू फर्म्स को ख़रीदती है। एक्विजिशन का मतलब होता है ख़रीदना। अगर किसी न्यू फर्म को ख़रीदती है तो सबसे पहले ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगी कि इसकी वैल्यू क्या है, फर्म इस वक्त किस लेवल पे है, किस जगह पे खड़ी है। इसके बाद है चूजिंग बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क होता है कोई भी एक स्टैंडर्ड बना देना जिससे कंपैरिजन किया जाए। अब अगर परफॉर्मेंस जो है हमारे बेंचमार्क या स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी तो वो गुड है, अगर उससे कम होगी तो वो लो परफॉर्मेंस है। अब दो तरीके हैं बेंचमार्किंग के, एक है टाइम ट्रेंड एनालिसिस, एक है पीयर ग्रुप एनालिसिस। अब इसको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले टाइम ट्रेंड एनालिसिस। टाइम ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आज हमारा रेशियो जो है जिस तरह इन्होंने बताया है कि करंट रेशियो है 2.4, अगर हम इसको पिछले 10 साल में 10 साल पीछे ले जाएं, उससे कंपेयर करें कि 10 साल पहले क्या था और अब क्या था, ये आ जाएगी टाइम ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि हम टाइम में बैक टाइम में जाके इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद होता है पीयर ग्रुप एनालिसिस। पीयर ग्रुप एनालिसिस में क्या होता है कि जो हमारे जैसे ही फर्म्स हैं या हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जैसे सेम उनके ऑपरेशंस हैं या हमारी तरह वो ऑपरेट करती हैं, तो उनसे कंपेयर किया जाए कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है और हमने क्या परफॉर्म किया है। अभी सबसे पहले है जी, इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि ये नहीं पता हमें कि कौन सा, अभी रेशियो एनालिसिस हमने पढ़ी थी, काफ़ी सारी रेशियोज थी। अब इसमें ये नहीं पता कि कौन सा रेशियो में एक ऐसा रेशियो हो जिसको निकालें और पूरी परफॉर्मेंस आ जाए। नहीं, काफ़ी सारे रेशियोज़ हैं, तो ये भी काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट काम हो जाता है चूज़ करने में कि कौन सा ऐसा रेशियो हो जिसको निकालें और पूरी फर्म की परफॉर्मेंस आ जाए। उसके बाद है कि हाई और लो वैल्यू, कि हाई रेशियो का क्या मतलब होगा या लो रेशियो से क्या होगा, तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। उसके बाद है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पेपर में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिड टर्म जो है आपका 1 to 18 चैप्टर होता है, मेजोरिटी के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज हमारे पास $1 है तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू गिर जाएगी, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसके आगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट होता है ये कि अगर कोई लोन लेता है तो उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो वापस करेगा 1,10,000, तो उसने जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया है इसको कहते हैं इंटरेस्ट।
ये लोन 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी। अब कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले जो है वो तो देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट को। चलिए इनका कंपैरिजन बना के दोनों को इकट्ठा देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इनके फार्मूले क्या क्या है दोनों के ना। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है I इज़ इक्वल टू PRT। अब इसमें P क्या है, P है जी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन, यानी कि जो लोन लिया जाता है उसकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है विदाउट इंटरेस्ट, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद आर होता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें परसेंटेजेस में गिवन होता है आर। उसके बाद टी होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, या इसको आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। P प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई RT। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो सिंपल इंटरेस्ट का था ये था I इज इक्वल टू PRT। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, P मल्टीप्लाई R की पावर T। इसमें जो R है इसके ऊपर पावर आ जाएगी T। इसको अगर यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिक जो है इसकी पावर बन गई है। ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये इसके भी सेम है, P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा जी, अब हमने फार्मूले देख लिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको आगे जाकर ना अभी डिटेल में जो है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। उसके बाद आती है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जांपल आज किसी शख्स के पास उसने लोन लिया है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, उस पर आपको रेट गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन होंगे, तो आपको निकालना पड़ता है कि फ्यूचर में जाकर इसको कितनी वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आज कोई 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है, उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, 2 साल बाद वो कितनी अमाउंट वापस करेगा, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में होता है FV, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस RT। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P 1 प्लस R पावर T। ये इसके फार्मूले हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है वो फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले भी हो गए। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जी ये देखें, अभी इस सवाल को फ्यूचर वैल्यू, अभी इस सवाल को ना इन दोनों फार्मूले से सॉल्व करेंगे
तो क्लियर हो जाएगा हमें कॉन्सेप्ट का डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली। देखते हैं जी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ़ $100 इज़ इन्वेस्टेड। $100 क्या है जी, विदाउट इंटरेस्ट है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, प्रिंसिपल $100। उसके बाद इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट रेट, R इज इक्वल टू 10%। इसको सेंटर में कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए। उसके बाद द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 इन ईच प्रोसीडिंग ईयर। ये कह रहा है कि हर साल के एंड में हमें बताएं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। इसको एक टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं जिस तरह इन्होंने किया हुआ है, और फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। एक है जी बिगिनिंग अमाउंट, उससे पहले ईयर दे देते हैं, ईयर बिगिनिंग अमाउंट इंटरेस्ट क्लोजिंग अमाउंट, ईयर 1 2 3 4 5। बिगिनिंग अमाउंट है हमारी $100 की। अभी जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसमें क्या होता है कि हर साल बिगिनिंग अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10% है तो बिगिनिंग अमाउंट है हमारी 100, तो हम हर साल 100 पे ही 10 लगाएंगे, यानी 100 का 10% बनता है 10। तो इस पर इंटरेस्ट फिक्स होगा एनुअली, जो 10% होगा प्रिंसिपल अमाउंट का। तो इंटरेस्ट कितना बनता है, मल्टीप्लाई 0.1 10। अब इन दोनों का सम कर देंगे, ये आ जाएगी क्लोजिंग अमाउंट ₹110। तो हुआ क्या जी, ₹100 का लोन लिया साल की शुरू में, 10% इंटरेस्ट रेट था, एंड पे इंटरेस्ट रेट मिला के जो उसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 110। अभी जो पहले साल का क्लोजिंग है ये दूसरे साल का बन जाएगा ओपनिंग। ये अभी इस पर भी इंटरेस्ट रेट अब दोबारा जो लगाना है वो हमने दोबारा जो है वो एक्चुअल अमाउंट पे लगाना है जो ₹100 थी। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि जो बिगिनिंग अमाउंट होती है उसी पे ही इंटरेस्ट रेट लगता है। फिर आ जाएगा ₹10, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ गया 120। इसी को देख लेते हैं हम कि फ्यूचर में हमारे पास 5 सालों में क्या वैल्यू है। ये इसने सॉल्व किया है। अच्छा, ये इसने सॉल्व किया इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये देखें ना, पावर दी हुई कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हमने एक दफ़ा इसको पहले सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व किया, ₹150 आ रहा है। अब इसको एक दफ़ा हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे, जिसे इस तरह किया हुआ है। इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं आगे, इधर से सब कुछ कर देते हैं डिलीट। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वही बिगनिंग अमाउंट 100 इंटरेस्ट। अब इसमें इंटरेस्ट किस तरह लगना है, जिस तरह हमने सिंपल इंटरेस्ट में लगाया ना कि जो स्टार्टिंग अमाउंट थी उसी पे इंटरेस्ट लगाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी हमें क्लियर हो जाएगा क्या है। इंटरेस्ट रेट क्या है जी, 10%, दिस मल्टीप्लाई 10%। अभी इसमें दोनों का सम ले लेते हैं, 110। अब ये आ गया हमारे पास 110 क्लोजिंग अमाउंट अगले साल की ओपनिंग। अब इसमें डिफरेंस असल जो है, हमने सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस इंटरेस्ट लगा रहे थे वो लगा रहे थे इस पे, हर साल जो था वो बिगनिंग अमाउंट जो थी उस पर इंटरेस्ट लगा था। लेकिन इसमें जो लगता है वो लगता है क्लोजिंग अमाउंट पे, यानी कि पिछले साल की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो टोटल वैल्यू आएगी उसके ऊपर न्यू ईयर का जो है वो इंटरेस्ट रेट लगेगा।
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो बस हम एक्चुअल अमाउंट उठाते हैं, स्टार्टिंग वाली उसी पे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट होता है सेम, इसमें इंटरेस्ट की जो वैल्यू है ना वो सेम रहती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो चेंज होगी। अभी इसमें लगा के देखते हैं, इसका 10%, इन दोनों का सम 121। अभी ये देखें 121 है, अगले की ओपनिंग बन जाएगी, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 133। अभी इधर देखेंगे 161, 146, ये देखें वैल्यू हमारी सेम आ गई है, यानी हमने ठीक सॉल्व किया है। अब इसको देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को। इसमें पहले ईयर पे वैल्यू बनी 110, इसमें 120, 130, 140, 150, जबकि इसमें देखिए इसमें वैल्यूज़ ना थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हैं। इसमें क्यों ज़्यादा आ रही हैं? ज़्यादा आने की वजह है कि इसमें जो हमने न्यू ईयर में इंटरेस्ट चार्ज किया है वो बिगनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को सम करके उस पर चार्ज किया, जबकि इसमें हम सिंपली स्टार्टिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते हैं। जो हमने ऊपर फार्मूले पढ़े दो फ्यूचर वैल्यू के 1+RT, ये जो हमने टेबल बनाया है इसको हम इस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। अभी इधर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने ईयर 4 का निकालना है ना फ्यूचर वैल्यू, तो इसका फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू पी। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 100, 1 प्लस आर क्या है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1, 10% को 0.1 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई टी। टी क्या है जी? नंबर ऑफ़ ईयर्स। हमें निकालना है फॉर एग्जांपल 5th ईयर का, तो इधर लिख देंगे 5। ये आ गया 150। ये तो टेबल बनाने के बजाय सिंपल हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 साल का निकालना हो तो 50 साल के लिए 50 कॉलम थोड़ी बनाएंगे टेबल में, डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देंगे ये। अब इसी तरह एक दफ़ा इसको देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये बेसिक डिफरेंस तो समझ आ गया होगा इसके, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम सिंपली जो है वो स्टार्टिंग अमाउंट पे लगाते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट है प्लस बिगनिंग अमाउंट, इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगी उस पर लगेगा। अभी एक दफ़ा इसको भी फार्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। पी क्या है जी? बिगनिंग अमाउंट 100 या प्रिंसिपल अमाउंट। हंड्रेड 1 प्लस आर। आर क्या है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1, इसकी पावर टी। टाइम क्या है जी? फॉर एग्जांपल 5th ईयर का निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना साइड पे। 100 इंटू 1.01 पावर 5, 100। अभी 1 प्लस 0.1 ये हो गया 1.01। अभी इसकी पावर लेनी है 5, तो इसका सिंपली सा है जी 1.01 पावर आती है शिफ्ट 6 से, ये कैप आ जाता है, कैप साइन, इसको पावर कहते हैं। 1.01 पावर 5, ये क्या वैल्यू आ गई? 1.05। तो इसमें क्या होगा? 100, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे। अच्छा, इसमें हमने भी किया ये कि इसको ना ये होना है 1.1 जी, ये 1.1 बनता है। इधर हमने गलती से लिख दिया था 1.01, जिसकी वजह से आंसर जो है वो चेंज हो गया था। तो हमारा क्या आंसर आया है? 161। ये देखें इधर। तो इसमें जो है किसी भी ईयर का हमें निकालना होगा कितनी कंपाउंड अमाउंट बनेगी, वो हम सिंपली जो है वो डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो दो फार्मूले अभी हमने ध्यान में रखने, ये दो। आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की भी फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख ली और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी। अब इसको आगे टेबल है, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये भी जो दिया हुआ है जी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये बस परसेंटेजेस बना के दिए हुए हैं, ये इतने कोई काम की है नहीं। चलें जी, आज हमारा हो गया लेसन नंबर 12। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा वो हम लेसन नंबर 13 करेंगे।